जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज मैं आपसे दोबारा बात करने वाला हूं अडानी पोर्ट्स और उसके ऑडिटर डेलॉइट के बारे में। यहां पे हुई है एक जबरदस्त डेवलपमेंट। और आज अगर आप लोग ऑडिट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। मैं एंड तक देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूं। जो लेमैन है यानी कि जो जनता है वो भी मैं बोलूंगा कि उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा एंड तक देखना। आपको समझ आएगा कि कैसे जो है आप लोगों को कुछ टेक्निकल टर्म्स ना पता होने की वजह से आप लोगों को भारी भरकम नुकसान हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। आइए जरा शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले अडानी पोर्ट्स ने जो है वो अपने ऑडिटर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है और बोला है कि ओके टाटा बाय बाय, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अडानी पोर्ट्स के ऑडिटर जो है वो डेलॉइट थे। 2017 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, 2022 में उनकी रीअपॉइंटमेंट हुई थी। यहां पे एक रेलेवेंट सेक्शन कोट करना चाहूंगा, सेक्शन नंबर 139(2) कि अगर आप किसी सीए फर्म को ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं और आप लिस्टेड एंटिटी है तो आप उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। तो 5 साल का एक टर्म उनका कंप्लीट हो गया था, दूसरा टर्म उनका चल रहा था जहां पे डेलॉइट ने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया है। अच्छा, अब अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो डेलॉइट अपनी रिपोर्ट देके गई है उसमें भाई साहब क्वालिफाइड ओपिनियन देके गई है। इस क्वालिफाइड ओपिनियन को हम लोग डिटेल में उठाएंगे काफी एंड में, राइट। और साथ ही साथ में इसी रिपोर्ट के अंदर अडानी पोर्ट की रिपोर्ट में आपको दिखाने भी वाला हूं, पढ़ाने भी वाला हूं, सारे लॉजिक्स बताऊंगा। इसी रिपोर्ट के अंदर आप लोग पाएंगे कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ भी है। यानी क्वालिफाइड ओपिनियन है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है और अदर मैटर पैराग्राफ है। ये तीनों पैराग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो नए ऑडिटर है उनका नाम क्या है? MSKA एंड एसोसिएट्स। MSKA एंड एसोसिएट्स जो कि एक इंडिपेंडेंट मेंबर है BDO इंटरनेशनल के, जो कि मानी जाती है टॉप 6 फर्म्स के अंदर जिनका नाम आता है। जब हम बात करते हैं टॉप 6 ऑडिट फर्म्स की तो BDO इंटरनेशनल का नाम जो है उसके अंदर आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि ऑडिट कमेटी बेसिकली ऑडिटर के इस रीजन को जो है वैलिड नहीं मानती थी, बट कोई बात नहीं, ऑडिटर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो दोनों ने जो है एमिकेबली ये रेजिग्नेशन और ये जो रिजाइन करने की प्रक्रिया और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया जो है उसको कंप्लीट कर दिया है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये चीज आप समझिए कि यहाँ पे क्या क्या सेक्शंस जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं। रेजिग्नेशन हुआ है, रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई है, सेक्शन 139(8) जो है वो किक इन कर चुका है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंट करना था और साथ साथ में यहाँ पे जो है शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी विद इन हाउ मेनी मंथ्स, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब ये जो नए ऑडिटर आए हैं MSKA एंड एसोसिएट्स, ये रहेंगे कब तक? ये रहेंगे टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM तक। ओके, अब यहाँ पे चलते थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल में, लेकिन टेक्निकल डिटेल में जाने से पहले आपको बता दूं कि डेलॉइट का ये सेकंड हाई प्रोफाइल एग्जिट है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था बायजूस के ऑडिटरशिप से जो है डेलॉइट ने रिजाइन कर दिया था, उसके मैंने आपको सारे कारण जो है वो बताए थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई साहब असलियत में अडानी जी की रिपोर्ट में क्या हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिपोर्ट में, और आपको और बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से समझ आएगा। आइए जरा चलते हैं यहां पे। देखिए, तो ये है किसकी? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट। 721 पेज की एनुअल रिपोर्ट आई है, क्योंकि आनी ही थी, क्योंकि इस बार लास्ट क्वार्टर में आप लोगों को पता होगा शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने जो है अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी और उस रिपोर्ट के चलते जो है अडानी साहब को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी। अब मैं अडानी को अडानी साहब बोल रहा हूं, इस पर ऑफेंड मत होना भाई, ये लैंग्वेज है बस ऐसे ही, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अडानी ने मुझे पैसे दिए या कुछ हुआ है। आइए, एनीवेज, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ये हो गया हमारा टाइटल। टू द मेंबर्स ऑफ द अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ये कंपनी का पूरा नाम है। ये हो गया एड्रेस ही। अब यहाँ पे आप देखिए कि पहला सेक्शन ही आपको बोलता है क्वालिफाइड ओपिनियन। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा भैया क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो दिक्कत ये है, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि एक लेमैन को पता ही नहीं कि क्वालिफाइड ओपिनियन होता है क्या है। वो बस स्टॉक खरीदे जा रहा है, स्टॉक खेले जा रहा है। वो ये सोच नहीं रहा है कि भाई एनुअल रिपोर्ट में लिखा क्या है, उसको पढ़ते कैसे हैं। अब कोई तो ये सोचोगा अच्छा क्वालिफाइड ओपिनियन, ओके, इट मींस ओपिनियन गिवन बाय क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ यो ब्रो, ऐसा नहीं होता है ब्रो। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कोई भी कंपनी होती है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी तभी तो बनाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के भी कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। जैसे कि इंडिया की अगर बात करूं तो इंड AS होते हैं और साथ साथ में आपका कंपनी लॉ होता है। सेबी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है और भी अदर लॉज जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, जिनको फॉलो करके आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनानी होती है। अब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रूल्स के हिसाब से नहीं बनती तो हम उसे बोलते हैं कि मिसस्टेटमेंट हो गई जी। मिसस्टेटमेंट क्या हो गई? मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि डिफरेंस आ जाए जब किसमें, जो रिक्वायरमेंट थी उसमें और जो हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाए उसे हम बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। फिर एक दूसरा वर्ड हमारे पास आता है, अब मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा, मजा आएगा। फिर एक दूसरा वर्ड हमारे पास आता है मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये दोनों वर्ड्स जुड़ के बन जाते हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब मटीरियल का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इकोनॉमिक डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डाल पाए। इन शॉर्ट, अगर कोई चीज आपके डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है तो वो मटीरियल है। और डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, अभी के लिए मेरी बात को सुनिए। तो क्वालिफाइड ओपिनियन कब जाता है? या तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट हमें मिल गई है
या तो मटेरियल स्टेटमेंट हमें मिल गई है लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो परवेजिव नहीं है। अब आप बोलोगे सर नया वर्ड क्या आ गया परवेजिव? परवेजिव ऑडिट की दुनिया में परवेजिव वर्ड इसलिए यूज किया जाता है ताकि मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट जो है वो बताया जा सके कि मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट कितना आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर किसी मिस स्टेटमेंट का, किसी मटेरियल स्टेटमेंट का इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं कि इसका इंपैक्ट परवेजिव है, इसका इंपैक्ट परवेजिव है। लेकिन क्वालिफाइड ओपिनियन कब जाता है? जब मटेरियल स्टेटमेंट तो है लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो परवेजिव नहीं है, यानी वो एक दो ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंसेस को इंपैक्ट करती है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट नहीं करती है। अब मैं बात करता हूं आपसे एक और क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, और वो क्वालिफाइड ओपिनियन कब होता है? जब आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, SAAE, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाते, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाते और उसका इंपैक्ट जो है परवेजिव नहीं होता है, तो भी हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। अब लैंग्वेज देखिए कैसे आप लोगों को बताएगी कि कौन सा वाला क्वालिफाइड ओपिनियन है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अब यहां पे डिलॉयट बोल रहा है जी वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा 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 इन अवर ओपिनियन and to the best of our information and according to the explanation given to us except for the possible effect of the matter described in basis for qualified opinion section। मतलब हमने कोई मैटर लिखा है वहां पे और उस मैटर का पॉसिबल इफेक्ट हम लोग ध्यान में रखते हुए क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट। पॉसिबल इफेक्ट का मतलब है कि साहब हम लोगों के पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है कि इस मैटर की वजह से क्या हो सकता है, और इसलिए हम लोग जो है वो क्या दे रहे हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब सिंपल सा है, समझिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इस पर्टिकुलर केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारे पास एविडेंस नहीं है कि वो सही है या नहीं है, और इसलिए हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो दे रहे हैं। और जब भी क्वालिफाइड ओपिनियन आता है हमारे पास एक और सेक्शन आता है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। इसके अंदर बताया गया है कि भाई कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको लेके हम लोग खुश नहीं है, हमारे पास जो है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। इनके लिए इन ट्रांजैक्शन को शॉर्ट सेलर ने अपनी रिपोर्ट में जो है वो फ्लैग किया था और हम चाहते थे कि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए, लेकिन कंपनी ने बोला है द कंपनी डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू हैव एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ दीज एलिगेशन बिकॉज देयर इवैल्यूएशन एंड द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन बाय द सेबी एज डायरेक्टेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं? हमने कंपनी से बोला इनकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवाओ, लेकिन कंपनी इनकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं करवा रही है। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपना इवैल्यूएशन कराया है और साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, कहां से? सेबी के थ्रू जो है वो चल रही है एज पर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहां पे कंपनी ने क्या बोला है मैं आपको और ले चलता हूं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के एक नोट में आपको दिखाना पड़ेगा। नोट नंबर 46 जो है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लगा हुआ है। यहां पे बोला गया है, ध्यान से, यहां पे बोला गया कंपनी के द्वारा यह क्लेम किया जा रहा है कि देखो जी हमारे ऊपर जो है शॉर्ट सेलर की एक रिपोर्ट आई थी, हमने जो है हम उसको बिल्कुल एकदम सिरे से खारिज करते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके अगेंस्ट क्या फाइल करी थी? रिट पिटीशन फाइल की गई थी। और साथ साथ में यहाँ पे जो है सेबी खुद से जो है रिप्रेजेंट करा है, सेबी ने खुद से जो है रिप्रेजेंट करा है सुप्रीम कोर्ट में कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। एक्सपर्ट कमेटी ने बोला है कि देखो जी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी है और यहाँ पे अडानी ग्रुप ने क्या किया है? अडानी ग्रुप ने एक इंडिपेंडेंट लॉ फर्म से रिव्यू करवा लिया है इन ट्रांजेक्शंस का, और उस लॉ फर्म का कहना है कि देखो जी सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है। लेकिन ऑडिटर डिलॉयट को जो है ये सारी बातें रास नहीं आई है। ऑडिटर ने बोला देखो जी हमारे पास जब तक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं आ जाता बाय द कंपनी एंड द पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द मैटर रेफर्ड टू इन द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी, तो हम लोग तब तक जो है मानेंगे हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है एंड वी आर अनेबल टू कमेंट वेदर दीज ट्रांजैक्शन और अदर ट्रांजैक्शन में रिजल्ट इन पॉसिबल एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर। मतलब हमें नहीं पता भाई इन ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट जो है वो क्या हो सकता है। अब मैंने बोला था कि मैं आपको बहुत डिटेल में ले जाऊंगा, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं एक ऐसी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जो सबको समझ आ जाए। अब मैं आपको दो चीज़ें और दिखाता हूं इस रिपोर्ट के अंदर, एक है ईओएम पैरा और एक आएगा आपके पास अदर मैटर पैरा। ये लीजिए, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023 की। ईओएम पैराग्राफ क्यों आता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जरा मुझसे सुन लीजिएगा। एक स्टैंडर्ड है एसए नंबर 706, एसए 706। वो बोलता है देखो ऑडिटर देखो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड कुछ बातें हैं जो तुम्हें लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर होने वाले हैं उनकी फंडामेंटल, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फंडामेंटल है, यानी इन बातों के बिना यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ नहीं पाएगा, तो अब एक काम करो, यूजर की अटेंशन खींचने के लिए इन मुद्दों पे आप अपनी रिपोर्ट में एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालो। मैं यूजर्स को, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालने से जो है वो किसी भी तरीके से लेट मी टेल यू गाइस, किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन नहीं आती, यानी कि रिपोर्ट में कोई खराबी नहीं आती। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का सिर्फ मतलब इतना है कि भाई यूजर के टेंशन को खींच के लेके आना कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज आइटम्स पे, जो ऑडिटर की
जजमेंट में फंडामेंटल है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसा ही ऑडिटर ने यहाँ पे किया है, ईओएम पैराग्राफ जो है डाला है और बोला है यूजर नोट नंबर 44 जो है एक बार जरूर पढ़ लेना, वो मेरे हिसाब से आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी के साथ साथ एक अदर मैटर पैराग्राफ भी होता है, पहले अदर मैटर पैराग्राफ को समझ लेते हैं। अदर मैटर पैराग्राफ जो है वो क्यों आता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? इट इज एज सिंपल एज दैट, जब ऑडिटर को लगता है कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज बातें नहीं है लेकिन फिर भी फंडामेंटल है, फिर भी इंपॉर्टेंट है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर एंड दी ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऐसी बातें जिस पे यूजर का ध्यान लाना जरूरी है ताकि यूजर समझ पाए कि भैया ऑडिट क्या होता है, कैसे होता है, ऑडिट का बेसिक उसको समझ में आ जाए। तो हम लोग अदर मैटर पैराग्राफ का जो है वो यूज करते हैं और दोनों ही, चाहे ईओएम हो चाहे ओएम हो, दोनों के बेसिस पे हमारी रिपोर्ट जो मॉडिफाई नहीं होती है। ये स्टेटमेंट हम लोग स्पेसिफिकली इंसर्ट भी करते हैं। अब इधर देखिए, यहां पे ये पैराग्राफ मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यही पैराग्राफ जो है रीजन बना है रेजिग्नेशन का, यही पैराग्राफ बना है रीजन रेजिग्नेशन का। देखिए क्या कह रहे हैं, वी आर नॉट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अदर अडानी ग्रुप कंपनीज। हम अडानी ग्रुप कंपनीज की और जो कंपनीज है उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है। एंड देयरफॉर द स्कोप ऑफ अवर ऑडिट डज नॉट एक्सटेंड टू एनी ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस व्हिच मे हैव अकर्ड और बीन अंडरटेकन बिटवीन दीज अडानी ग्रुप कंपनीज। कहते भैया हम अडानी ग्रुप की और कंपनीज के जो है वो क्या नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है, और हमारे ऑडिट के अंदर भाई इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो कवर नहीं है। एंड एनी सप्लायर, कस्टमर और अदर पार्टी विच हैड अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि भैया हमें नहीं पता ये आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, ये बोलना चाहता है ऑडिटर। और मेरी बात सुनिए, हमारे पास ऐसे 600, 610, 620 भी होते हैं, 600 डील करता है किससे, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर से 610, इंटरनल ऑडिटर से 620, ऑडिटर एक्सपर्ट से। ऐसे 600 में एक वर्ड बार बार यूज होता है प्रिंसिपल ऑडिटर, और वहां पे एक बात बोली जाती है कि भैया प्रिंसिपल ऑडिटर को जो है पहले समझ लेना चाहिए कि वो एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर कंटिन्यू भी कर पाएगा, यानी कि उसको पूरे ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग है भी या नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसका रेफरेंस भी यहाँ पे देना बहुत रेलेवेंट है आप लोगों को, तो मैंने दे दिया है। लीजिए, तो ये हो गई हमारा अदर मैटर पैराग्राफ। ये पूरी की पूरी जो मुझे लगता था आपके साथ चीजें डिस्कस करनी चाहिए मैंने कर दी है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि डेलॉयट ने जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे अपनी सारी जो चीज़ें दी हैं, अपना ओपिनियन दिया है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने अडानी पोर्ट की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। कैसे लगी आपको ये ऑडिट मसाला वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इस सीरीज़ को आप लोग एंजॉय करते हैं, इस सीरीज़ को आप लोग प्यार करते हैं। मुझे बहुत मजा आता है वीडियोज़ बनाने में। मैं जस्ट अभी अपने घर पर आया था लगभग 9 घंटे की ड्राइव करके, और 9 घंटे की ड्राइव के बाद भी जब मैंने न्यूज़ देखी तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो जो है ज़रूर शेयर करनी चाहिए, और अभी शेयर करनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा, है ना। चलिए आगे क्या होता है अडानी सागा के अंदर मैं देखूंगा आप लोगों के साथ। जो लोग यहां तक पहुंच गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर आप एंड तक पहुंच गए तो बस इतना लिख दीजिएगा, यस आई वाज देयर टिल द एंड। तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि कुछ लोग जो है वो एंड तक भी वीडियो को देखते हैं, राइट। चलिए विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।